हाँ ये भी कह रहा था। और जो होमवर्क टेस्ट के अंदर अगर कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या इंपोसिबिलिटी के ऊपर कुछ होगा ना तो काफ़ी बेहतर समझ आएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ होती है जो पेपर के अंदर भी कम टाइम के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन कॉज करती है। हाँ ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई फेस दिस प्रॉब्लम इन अंडरग्रेड आल्सो। ठीक है। हो गया सर। शुड वी स्टार्ट? होमवर्क का बता दें कब तक आएंगे नंबर? यार बाकी टीएस लगे हुए हैं होमवर्क 1 चेक करने। होमवर्क 2 के शायद ज़्यादा जल्दी आ जाए, होमवर्क 1 की तरह लेट आएंगे। होमवर्क 3 अभी चेक होना है आई थिंक, अभी अभी चल रहा है। है। सबमिट नहीं हुआ, संडे है कल। बस, ठीक है। कोई होगा आपने प्रोजेक्ट में नहीं, आई कैन शेयर विद देम और आई कैन, व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक वो क्योंकि मैंने कोडिंग भी करानी है। चलो ठीक है, हम ऑन कर लेते हैं। आई थिंक माइक की ज़रूरत नहीं है कि है ऐसा। तो आप लोगों को तो मेरा पता है, मैं तो आपको अंडररेट की हूँ। आज हमारे पास एक गेस्ट पेरेंट्स है, हमजा खालिद के नाम से। हमजा खालिद दाऊद इज अ फुल नेम। ही इज एन एमएस फिजिक्स स्टूडेंट एंड योर सीनियर आई बिलीव। मैंने इनके साथ क्वांटम कंप्यूटिंग की थी एंड एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज ही इज एन एक्सीलेंट बैचमेट। क्या कहते हैं, ही विल बी टीचिंग यू प्रोबेबिलिटी टुडे और मैं आप लोगों की तरह लेक्चर अटेंड कर रहा बट मैं भी बीच में थोड़ी बहुत इनपुट दे दूंगा। सो आई हैंड इट ओवर टू हमजा नाउ एंड आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जो आप लोगों को मसाइल थे ना थोड़े बहुत वो कवर होंगे एंड वी माइट आल्सो डिस्कस एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो वो शायद क्लास में ना कवर हुई है तो दैट माइट बी समथिंग। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो उसी का कनेक्ट होगा। Let me go and ask her. Last one stops over there. That this had to be. Yes, yeah, yeah. हाँ ऑब्वियसली इसको मैंने ऑपरेट सिंपल करना है, इधर से होगा। You have to connect this, I think. इसको नहीं, बस इसको ऊपर करना है। अच्छा होगा वहाँ से। ठीक है। Hello everyone. Hello everyone. So what I'm going to do today is I'm going to introduce the notion of probability via a particular example that has been famous for a very long time. So in the US there was a show called Let's Make a Deal. It's also known as in the probability literature as the Monty Hall problem. ठीक है. So आप imagine करो कि आप लोग सारे एक गेम शो पे जा रहे हैं, ठीक है? And there are 3 doors. Door number 1, door number 2, door number 3. And behind 2 of the doors is a goat, and behind 1 of the doors is a car. Okay? And basically, the host who knows where the car is and where the goats are, he asks you to pick a door, right? So let's say, you just pick any door. Let's say you pick door number 1. Now, instead of opening up this door, okay, he opens up door number 3 and then asks you, do you want to switch to door number 2 or do you want to stay to door number 1? Stick to door number 1. So please raise your hand. How many of you want to switch? You want to switch, you want to switch, you want to switch. And how many of you want to stay? सीधी सी बात है, एक ये है और आपके पास आपने इस पे हाथ रखा हुआ है, ये उसने खोल दिया है, राइट? तो 2 डोर्स रह गए, राइट? अब आप, the main question is it in your favor to switch to door number 2?
So you guys think it is. Okay. मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है. उसके लिए हम ये करते हैं कि ये basically that's the initial problem that I've set up, ठीक है. अब मैं So let's make a probability table. Choice, winning door, Monty opens the door, so Monty D कर लेते हैं. Stay, switch. So let's say you chose door number 1. By the way, here are two important assumptions you need to know before we tackle this problem. One is, Monty never opens the door that you pick. Okay, so Monty never opens the door you choose. The second assumption, he always opens the door with a goat behind it. Obviously. Does that make sense? एक क्वेश्चन, एक डोर के पीछे गोट है, एक के पीछे कार है. दो के पीछे कोट है, एक के पीछे गाड़ी है. ठीक है, 3 डोर्स हैं आपके पास टोटल. वो कभी भी जिस पे आपने हाथ रखा है वो नहीं ओपन करेगा. एंड सेकंड इज कि हमेशा वो डोर ओपन करेगा जिसके पीछे गोट है. ठीक है, ये दो असम्पशंस हैं. सो लेट्स से यू चूज डोर नंबर 1. ठीक है, अब इमेजिन सिनेरियोज हम बिल्ड कर रहे हैं. पहले के पीछे ही गाड़ी है. ठीक है, मॉन्टी के पास क्या ऑप्शन है? अब कोई भी वो कर सकता है. 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है. सो यू कैन पिक अप 2 और 3. अच्छा, जब वो 2 या 3 में से कोई भी खोल देता है, then he asks you, do you want to switch? If you stay to your initial choice, because the door number 1 had a car behind it, right? You win, right? If you had switched to the other option, you would have lost. Make sense? Yes. Okay. Likewise, now he had, again you choose door number 1, but door number 1 does not have a car behind it. Let's say it's door number 2. Now which door can he open? 2 and 3. 3 only, right? One Because quality. that assumption over there. He can never open this door. This has a car behind it. So he has no option left but to open door number 3. So in this case, you chose this door. The car, he opened up this door and then asked you, do you want to switch? What would you say if you switch? If you switch, you would have won the car. So the strategy that you switch would have won you a car in this case. No big deal. Okay. Likewise, the third option. It's easy to see. I mean, now you chose door number 1, door number 3 had a car behind it, right? So he has no option left but to choose this. Again, if you switch from your initial pick, right, you would have won the car. And as you can see, I did this for 1. The same thing I can do for 2, 3 and so forth. Make sense? इसमें कोई मसला तो नहीं है अभी तक? जी. I didn't get how switching wins you a card in the last. So, okay, so what happens is, let's say you chose door number 1. Those are the 2 assumptions over there. Okay? And now we're assuming a world where there's a car behind door number 2, right? So he opens up door number 3 because he can't open the door that you picked. Neither can he open a door with a car behind it. So he has no option but to open door number 3. And then he asks you, do you want to switch? Right? Are you familiar with the problem statement? I can. But if the car is in the 1? Car is in the 1. That's the scenario we've covered here.
So if he choose to switch, then he didn't give in the car. Yeah, in this, yeah, that's what I've written here, switch, right? That switching does not win you a car in the first scenario. Right? This is cross, right? It does not get you the car. In a world, so if you're not guaranteed to win a car, I will show you a method here, right now, via simulation, that there is a method to, maximize your chances, but we'll get to that when we get to that. But until now, is it clear? So in this world, both, it was in your favor, actually, that you would have stuck to your own option, which was that, you just chose that door and you stayed with it in this world. But you can see that, do I need to write these down? 2, 2, 2 and 3, 3, 3 to make things clearer? Okay, okay, good. So, from this, what we can interpret is this, right? That staying strategy is winning your car 1 by 3 times, and switching strategy is winning your car 2 by 3 times. So clearly, you want to pick this. Does that make sense? Now I'm going to simulate it on on a computer so that you understand, because it's like, देखें, एक है thought experiment. Thought experiment क्या है? Flip a coin. Probability half-half. असल में ऐसा नहीं है. असल में करना पड़ेगा. और कभी भी half-half के chances बहुत कम हैं, unless आप infinitely many कर रहे हैं, tries कर रहे हैं. But infinitely many tries possible भी नहीं है. तो असल में जो probability आपको मिलती है, वो idealistic circumstances से है, right? This is why I want to bring statistics into it, which is कि simulate करके देखते हैं क्या results आते हैं, ठीक? आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं कोई चीज समझ ना आ रही हो तो ये नजर नहीं वाली लाइट आ रहा है वो लाइट की वजह से पास में लाइट ऑफ हो गई सॉरी ओके सिंपल सा कोड है बिकॉज आप लोग वो कर रहे हैं तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल आई थिंक वी कुड जूम इन कंट्रोल प्लस करके या ठीक है ओके सो numpy सिंपल चीज आपने वो कर ली from random or I'll tell you what I'm doing this for. So this is basically okay. Sample basically ये कर रहा है कि अगर मैं उसे एक लिस्ट या array देता हूँ तो वो randomly उसमें से sample करता है. So let's say I give it A, B, C and then I run it over कभी वो A pick कर लेगा कभी B और randomly C pick कर लेगा. That's it. I can, if you want, I can do this here. But आपको नजर आ जाएगा है. The point is आगे चलते. So let's say I want to do this experiment 1,000 times, right? So sorry. Trials मेरे हो जाएंगे 1,000. Okay. Stay. So I'm going to define empty lists. Stay की भी और switch की भी. ये क्यों कर रहा हूँ? बाद में मैं इनमें empty list में numbers add कर दूँगा जो correspondingly आए होंगे. ठीक है? In retrospect. Okay. ये मैं जान के कर रहा हूँ क्योंकि I want to get to something here, but you can just imagine कि doors सिर्फ ये हैं. ठीक है? But another way to write this is this. Range exclusive होती है तो n4 है तो 1 से 3 तक ही होगा. These are the same things, but because I want to increase the later on, I want to increase the number of doors. To give another argument, मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूँ. इस पे मतलब they are the same things, for now at least. For I in range, range किसकी होगी? Trials की.
Okay, so S1 is my strategy 1 कह लेता हूँ उसको. Okay, और वो क्या है कि sample करो, sample doors में से एक एलिमेंट उठा लो रैंडमली. ठीक हो गया? ये बात क्लियर है? अगर मैं इधर सैम्पल्स की जगह पे 2 करूंगा तो वो 2 एलिमेंट्स उठाएगा, 3 करूंगा तो 3 उठाएगा एंड सो फॉर्थ. लाइकवाइज अब व्हेन के लिए भी सैंपल कर लो. Okay, if S1 double equal to Y, because it's comparison not assignment, right? And if S1 equals to this, तो stay में append कर दो ith index को, जो कि 1000 टाइम्स रन कर रहा है. बाद में मैं इनकी लेंथ कर लूंगा और लेंथ से मुझे पता चल जाएगा कहाँ से क्या आ रहा है. ओके, else अगर नहीं वो इक्वल तो स्विच में append कर दो I. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है टू अंडरस्टैंड दी. जी When पहले से define नहीं होगा? नहीं, When भी हम क्योंकि विन भी अब रैंडम है, हर चीज रैंडम है, राइट? आपको नहीं पता कि किसके पीछे है, जो कि असल में भी है, राइट? तो मैं हर चीज को सैंपल कर रहा हूँ. अगर तो दोनों इक्वल हैं तो फिर मैं स्टे में डाल रहा हूँ, अगर नहीं इक्वल तो मैं स्विच में डाल रहा हूँ, क्योंकि आपकी इनिशियल पिक नहीं थी. द ओनली वे यू विन इज व्हेन योर इनिशियल पिक वाज राइट बाय द स्टेइंग स्ट्रेटजी, राइट? इसको एक और करने का भी तरीका है, अगर आपको ये समझ आ गया दैट्स फाइन. नहीं तो मैं लाइक कंपैरिजन में दो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा जाके खेल रहा है यही गेम और वो हमेशा स्टे करता है, और दूसरा बंदा जाके हमेशा स्विच करता है. वहां से भी हम देख सकते हैं. वी कैन डू दैट एज वेल, बट वो आप पे डिपेंड करता है. लाइक देयर इज दिस लाइक एक दो लाइंस का कोड है तो ज़्यादा कुछ नहीं. प्रिंट लेंथ ऑफ स्टे. सो अभी इसके अंदर वो जितने भी आए थे वो सारे एंटर हो चुके हैं, राइट? क्योंकि ये अपेंड हो चुकी है. तो लेंथ ऑफ स्टे divided by the trials, that's your I'm basically defining probability. Likewise, print, I can just copy this. इसमें क्वेश्चन है जहाँ पे आपने if स्टेटमेंट में कही है S1 equal win, तो जी. S1 के अंदर सैंपल वाले फंक्शन से क्या जा रहा है? सैंपल doors, 1 से S1. So ये कह रहा है कि देखो S1 और win1, right? इसमें से एक एलिमेंट वो सिलेक्ट कर रहा है. S1 से आपके पास 2 आ रहा है, इसी तरह से win से आपके पास let's say 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है. अगर तो दोनों डोर्स सेम है, राइट? कि आपने जिस पे पिक किया वही डोर था, तो आप ऐड कर दो स्टे पे कि स्टे से मैं जीत रहा हूँ. वरना you can add all the other possibilities in switch. Make sense? Okay. Oh, voila. So it's not exactly like that. First of all, because I mean, computers में आप pseudo random numbers generate करते हैं, but it has nothing to do with this probability being 0.34. हमारे पास तो 333 आई थी ना वो idealistic scenarios में. असल में ऐसा नहीं हो रहा. And you can see. So let's say अगर मैं 1000 की जगह पे trials बढ़ा देता हूँ, तो it's getting pretty close. Does that make sense? Okay. Now, अब इस पे बहुत डिबेट हुई थी. बाय द वे, देयर वाज अ गर्ल जो मैरिलिन मनरो, शी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, और मजे की बात है कि शी ब्रोक लाइक द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द हाईएस्ट आईक्यू. तो उसने ये एक्सप्लेनेशन दी थी, और फिर उसको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के मैथ्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स ने ईमेल की थी कि आप गलत कह रही हैं. एंड देन शी गेव अनदर आर्ग्यूमेंट. She said, okay, you know what? Think about it another way, which is कि imagine करो instead of 2 doors or 3 doors, you have 1,000,000 doors. ठीक है? अगर अब आपके पास 1,000,000 doors हैं, right? तो और आपके साथ exactly same experiment होता है, तो अब आप जाके pick करते हो एक door randomly. What is the probability of you winning? Well, that's just 1 over 1,000,000.
मॉन्टी आके बाकी सारे डोर्स खोल देता है और अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, राइट? इट्स लाइक ओके, इस पे बाद में अब आपकी विनिंग अगर आप स्विच करते हो बिकॉज you've acquired additional information from the system, अब आपकी probability होगी so you're pretty much guaranteed to win a car. ये कब होगी जब स्विच करेंगे? हाँ, कि अगर मॉन्टी 1 बिलियन डोर्स थे और वो 999,999,998 डोर्स खोल देता है, राइट? और अब आप कहते हैं स्विच करो, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 मिलियन डोर्स में से आपने जाके जो सेलेक्ट किया वो ठीक था? 1/1 मिलियन। लेकिन अब सारे डोर्स उसने खोल दिए हैं, तो यूर प्रीटी मच, अगर आप स्विच करते हो तो यूर प्रीटी मच गारंटीड अ कार। डज दैट मेक सेंस? सो इसलिए मैंने इधर ना वो रेंज डिफाइन किया था कि अभी ये डोर्स थे 3, राइट? अब मैं इसको कर देता हूँ 1 मिलियन। ये ले कंप्यूटर भी वो कह रहा है कि यार आप जीत ही गए हो, टेंशन ना लो, मतलब गुड सीन है, ठीक है? डज दैट मेक सेंस? ओके, अब इसको हमने करना है बेस थ्योरम से। तो आई थिंक अब लैपटॉप काम हो गया। अच्छा जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको पता है? आइडिया है, पढ़िए, एग्जांपल्स भी दिमाग में हैं, कोई एग्जांपल दे दो। जैसे इस केस के अंदर कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर सैंपल स्पेस है दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय वेरी गुड, हाँ प्रिसाइसली, थैंक यू। सो हम पहले इवेंट्स को लेबल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। सो I can simply call A1 an event where the car is behind door 1, and likewise A2 and A3. Likewise M for Monty, ठीक है? M1, M2 and M3 are the door that Monty opens, ठीक हो गया? So अगर M1 है तो उसने M1 फर्स्ट डोर खोला, सेकंड है and so forth. तो again coming back to the scenario because we're gonna use a Bayes theorem to do this. आप गए, आपने डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया, मॉन्टी ने डोर नंबर 3 खोल दिया। So आपसे कंप्यूट करने के लिए अब क्या कहा जा रहा है? What numbers do you wanna compare? 1 and 2. So इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P कि A1 के पीछे गाड़ी है, गिवन कि मॉन्टी ने डोर नंबर 3 खोला है। सो आई वांट टू राइट दिस, सो अगर आप बाद में इसको रिहर्स कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार बिहाइंड डोर 1 गिवन door 3, and likewise you want to compare this number with second, right? So I mean it's the same thing, ठीक है? सिर्फ वो चेंज हो रहा है, एक door 2 आ जाए। These are the two numbers that you want to compare. Now Bayes theorem का एक सिंपल सा प्रूफ हम कर लेते हैं जो कि 1 मिनट में हो जाएगा। From the derivation of conditional probability. Conditional probability की definition क्या है? A given B, P of A intersection B over P of B.
right? Does that make sense? किसी ने अगर चाह रहे हो मैं एग्जांपल करा दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जिससे it would be easier to follow, so I can do that. Yes, please. करा दूं? Okay. Imagine you do 3 coin tosses. ठीक है? You do 3 coin tosses. Okay. और given that the first one is head, what is the probability that all 3 are head? इसको हम 2 तरीकों से कर लेते हैं. एक सिंपल है, आप बगैर कुछ सोचे समझे जस्ट बाय लुकिंग एट इट कि देखो आपने 3 दफा कॉइन टॉस किया है, सैंपल स्पेस का साइज क्या है 2 पावर 3. सो वो लिख भी लेते हैं हम. हेड 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 head tail, head tail head, and head tail head. Thank you. Tail head head tail head tail 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 head and then tail tail tail. Right? सही हो गया. तो उसने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि पहला हेड है और 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सिंपली हम सैंपल स्पेस से ये हमने देखा कि एक 1/4. एग्जैक्टली राइट जी. इससे डिफरेंस नहीं आ रहा. सॉरी ठीक है. जी, is that clear? So 4 है और आपने सिर्फ बताना है कि ये इसकी probability क्या है. So that is just 1/4. It's the usual way of doing probability, right? Now we're going to do it by the definition, which is this. How? Okay. So what is that you've been given and what is that you've been asked to do? So you've been asked to compute 3h, right? Given first is h, x, right? Okay. So this would then be probability of head 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 intersection with first is head divided by कि भाई पहला भी हेड आया या नहीं आया. What is this? 4. यार probability पहली बात 4 out of 8. हाँ, which is just half 1/2. Okay, this head 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 intersection. Okay, first of all इसको भी छोड़ देते हैं. ये एक सेट है, right? और इस सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं. हम ये कह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के और इस सेट के उनका इंटरसेक्शन, the common elements to both. Is that like, does that make sense? Yes. Okay. So this is what we want to find out. Well, if we look at over there, head 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 intersection with the first is head. What is that? Just 1, right? But now we have to divide it not by 4, by 8, right? Because it's the total probability. There is no conditional statement over there. Does that make sense? Right? Because maybe
किधर गया? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो वहां पे आना था, राइट? मेक सेंस? सो दिस इज जस्ट, so 1/8 divided by 1/2, मतलब ठीक है ना ये? ठीक है, ओके गुड। सो अब ये क्लियर होगी। अच्छा, अब हम एक इंटरेस्टिंग बात पे चलते हैं जो कि हमें बेस थ्योरम की तरफ लेके जाएगी। वो ये है, इस बात में, चलो A इंटरसेक्शन B वर्सेस B इंटरसेक्शन A, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? They're symmetric, right? दोनों में जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So coming back to here, मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया था, राइट? इसको मैं इस इसको मैं एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, या मैं सिंपली बात कर सकता हूं, ओके, टू वेज टू लुक एट इट अगेन। वन इज P of A intersection B is equal to, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, राइट, तो क्या हो रहा है? P of A given B times P of B, right? But I just showed you कि A intersection B और B intersection A में कोई फर्क नहीं है। और in other words, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता P of B given है, तो वो किसके इक्वल होना था? The same thing, B intersection A, which is the same as, yeah, P of A, right? So इधर से अगर मैं इसको इधर ले आऊं, which is the same as replacing A with B and B with A, so I get P of A intersection B is equals to P given A times P of A. And now I substitute this expression over here and I get the Bayes theorem. Does that make sense? तो इसको इधर लिख लेते हैं। I'm just substituting that. आ गया जी। हमें क्या जरूरत थी कि हम इसको उसकी इक्वल पुट करके इस फॉर्म में लेके आए, जबकि काम तो सिमिलर पहले भी हो ही रहा था। हाँ, बट मैं आपको बेस थ्योरम का जो एक एक्सप्रेशन है, I wanted to create that from the definition of conditional probability. That's why I did this. Like अगर आपको बेस थ्योरम वैसे ही पता है, like it's sort of like a derivation of the Bayes theorem. मैं ये कह But रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अभी आपने B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B के बराबर करके उस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे जिसका न्यूमरेटर है वो पुट इन किया। Why did we even need to put in that numerator in the Bayes rule derivation if both were same already? because इसके अंदर Bayes theorem के अंदर there is no intersection expression. It is written in terms of this. लेकिन इंटरसेक्शन वाली बेशक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B, अब आपने कहीं पे जी, ये B given A ऑलरेडी हमने जब निकाल लिया है, तो व्हाट्स द पॉइंट वो ये है। सब्स्टिट्यूट कर दिया। It's just I'm trying to, because okay, I'm using the fact, that's it's what's going on. I'm using the fact that intersection is symmetric, ठीक है, to derive the Bayes expression from the definition of conditional probability. That's it. इससे ज़्यादा मैं अभी और कोई कुछ claim नहीं कर रहा। There is no difference between Bayes theorem and conditional probability. It's actually, you can say, the inversion of that, but not
not necessarily, given that it's just how you formulate it. We can also drag it from condition probability. Yeah, नहीं. उसकी वजह ये है कि अभी तो ये आराम से हमने कर लिया है ना, ये P of A intersection B और इस तरह से. अक्सर ऐसा होता है कि अभी हम जैसे आगे चलेंगे, total law of probability यूज करना पड़ेगा, और कभी-कभी it becomes difficult to compute this sometimes. So what we do is we instead use the Bayes theorem to invert probabilities. Invert का क्या मतलब है ये? So A given B है, ठीक है, सही है. आपके पास let's say intersection नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, आपके पास B given A पड़ा है, जो कि inversion है इसकी, right? तो आप इसको use करके ये compute कर सकते हो. This is just by the way the likelihood. ठीक है? Okay. आगे चलें. तो हम किधर थे? हमने उस सवाल को करना था from Bayes theorem. किधर गया? I can erase this. Yeah. So coming back to the point, we want to compare these two numbers, right? ठीक है? जी कुछ पूछना? तो मैं ये कंप्यूट करने लगा using Bayes theorem. ये क्या कहेगा? This is the expression I want to compute. अगर तो ये expression equal है इस expression के, first of all, what do these two numbers must add up to? Yeah, because under the same given conditions, which is this, all the probabilities must add up to 1. Okay, fine. So this must add up to 1. Now I compute this number. If it's equal to this number, then there is no point in switching. But if it does not, and if this is greater, then I'll choose this. So I'll switch my door. If not, then I'll choose this. So अब ये compute कर लेते हैं. जी, पहली टर्म P of M3 given A2. So गाड़ी दरवाजा नंबर 2 के पीछे है, right? और मॉन्टी ओपन करे डोर नंबर 3. Choose. Don't forget आप already you've made a choice over there. So 1 तो वो choose ही नहीं कर सकता, ठीक है? What is this equal to? ये आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो, ठीक है? इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो डोर है इसके पीछे गाड़ी है. Monty has no other option but to open 3. 1. Make sense? Okay. What's the other P of A2? Can you come again? जी. Please come again. Sure. समझ नहीं है. Okay. देखो हम उसको Bayes theorem से solve करने की, we're trying to solve it from the Bayes theorem, right? So what was the scenario? So the scenario was you had 3 doors, right? You chose door number 1 and Monty opened door number 3, right? And now you want to compute that is the car behind door number 1, or should you switch to door number 2 if if it's in your interest, right? So these are the two numbers that you're trying to compute. ऐसे ही है, और इनको कंपेयर करना है आपको. अच्छा, अब उसके लिए बेस थ्योरम को यूज करके हम इस एक्सप्रेशन पे आ गए, ठीक है? P of M3 given A2, राइट? अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि गाड़ी डोर नंबर 2 के पीछे है, ठीक है? गिवन है आपको. ये आपको पता है फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये तो आपने चूज कर लिया हुआ है. गुड सीन, राइट? अब मॉन्टी के पास ये 2 असम्पशंस हैं, right? He has to abide by these 2 assumptions. One is he never opens the door that you chose, so he can't open this door. By second assumption, he can't open this door.
he has no other option but to open door number 3, right? Make sense? तो वो 1 है. Okay. P of A2 क्या है? Well, it's not conditioned on anything, so this is just 1 by 3. Clear? Okay. अब लास्ट एक्सप्रेशन निकालना है जो कि है P of M3. जी, एनी आइडियाज कैसे निकलना चाहिए? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो तो फिर 1 आ जाएगा. ये देखो, one आपने multiply ये by निकाल लिया है, ये और ये निकाल लिया है, ठीक है. अब आपने ये निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी. कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी कि किस किस सिनेरियो में वो डोर नंबर 3 ओपन कर सकता है? वेल, पहला या सो कि पहले डोर के पीछे गाड़ी है, तब वो कर सकता है, गिवन वेटेड बाय M3. बाय द वे, एक और हिंट भी आपको मिल जाना चाहिए. कैसे? नहीं, एक और तरीके के साथ आप हमेशा, बाय द वे, जस्ट सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, इस वाली टर्म में ना सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही हैं, व्हिच मींस कि ये वाली टर्म उसका पार्ट है, राइट? तो मैंने बगैर, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं भी आ रहा, मैं क्या करूंगा, M3 तो मैंने निकालने का है, मतलब 3 को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको चेंज करता हूं. 1 2 3 ऐड. सो दिस, फिर तो ये M3 सॉरी, उल्टा हो जाएगा. M3 given A1, this plus पहली बात, टू मेक सेंस, ये जो तीनों नंबर्स हैं, P of A1, P of A3, P of A2, ये क्या है? 1.3. वेरी गुड. तो ये 1 by 3 है. ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 1 है, ठीक है. ये जल्दी से कोई बता दे, ये क्या होगा? 0, राइट? बाय द असम्पशन, अगर गाड़ी उसके पीछे है, वो कभी खोल ही नहीं सकता, तो ये 0. इस पे चलते हैं. ये क्या है? प्रोबेबिलिटी कि कार डोर नंबर 1 के पीछे है, राइट? चूज भी आपने डोर नंबर 1 ही किया है, और वो डोर नंबर 3 खोल दे. 2.3. सोचो थोड़ा. सो अगेन देखो, आपने गाड़ी इसी के पीछे है, मतलब ये कि आपकी इनिशियल पिक ठीक थी, राइट? तो दोनों कंडीशंस एक ही डोर में सेटिस्फाई हो रही है. गाड़ी भी इसके पीछे है, चॉइस भी आपकी है, कार भी इधर ही है. अब उसके पास ये, राइट? 2 भी खोल सकते हैं, 3 भी विद Equal probability. राइट. सो ये क्या हो जाएगा? हाँ, क्लियर? गुड सीन हो गया. सारे एक्सप्रेशंस आ गए हैं हमारे पास, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ये क्या है? P of M3 blah blah blah. This is just 1 times 1 by 3. So न्यूमरेटर में आ गया 1 by 3. डिनोमिनेटर में 1 से 0, राइट? 1 से वही चीज़ जो कि इधर आ रही है, और यहाँ से 1 by 2 टाइम्स 1 by 3.
So 1 by 2 times 1 by 3 plus 1 times 1 by 3 plus 0 times 1 by 3. इसको वेरीफाई कर लीजिएगा 2 by 3 ऑब्वियसली. मतलब मैं ये तो नहीं हो सकता कि बाकी मेथड से डिफरेंट है और इससे डिफरेंट है. तो आई मीन डज दैट मेक सेंस? ठीक है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछ लें. इस लेवल की क्वेश्चन में मेरे में आ जाए. ये भाई बेहतर बता सकते हैं बिकॉज आई एम नॉट. इस तरह के तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो एक क्लासिकल प्रॉब्लम है. ये बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल नहीं होगा, ऐसे काफी मजेदार प्रॉब्लम है. जी. एग्जांपल फॉर वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है. लाइक हम जो उसमें सिंपल इनिशियल लगाएंगे कि एक पर इक्वल्स टू दिस, तो वो हम उसमें पुट करेंगे. या लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं. जी. यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है. एक पर्सन लिख कर एक तो स्विच कर सकता है और एक और लिख सकता है. लेकिन वहाँ पे वो बिल्कुल. दोनों को सो वहाँ पे हमने इस मेथड से ही इसी को जनरलाइज किया फॉर 1000 और 10,000 फ्रैक्शंस. ठीक है. ये वनीला प्रोबेबिलिटी है, सिंपल प्रोबेबिलिटी. वो बेस थ्योरम से कर रहे हैं. सो अप्रोचेस डिफरेंट है. ये बेस थ्योरम वाली अप्रोच है, वो वनीला प्रोबेबिलिटी वाली, वो सिमुलेशन वाली. मतलब एक में सिमुलेट कर रहे हो आप और एक में थर्ड तरीका ये है जो कि आप so सवाल पढ़ लें फिर, क्योंकि मैंने इसको ना अरेज कर देना. तो हाँ. सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है. ठीक है. प्लीज़ आप लोग सारे आराम से पढ़ लो सवाल और सोचें इसको कैसे सॉल्व करना है. राइट दिस डाउन. इस तरह क्या इधर वो मार्केट. या होना चाहिए. वो मार्केट वो बढ़िया. वो पड़ेगा. ओह थैंक यू. Greater than ठीक है. मैंने उसका मेन पॉइंट्स इधर लिख दिए हैं. आपका रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ क्वेरीज पर मिनट जो कि पोसॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है. आपने पीएमएफ फाइंड करनी है इस रैंडम वेरिएबल की. उसकी रियलाइजेशंस एट k = 0, 1,
एंड सो फोर्थ पे कैलकुलेट करना है और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस निकालनी है, ठीक है। कैन आई बंद कर दूँ? Hamza, जी since we are short on time, I suggest कि expectation का एक सिर्फ concept दे दें क्योंकि इन्होंने अभी नहीं पढ़े। मसला चलो ठीक है, कर लेना। लाइक आप लोग क्लासेस हैं इसके बाद? सो एआई ऑपरेटर था और वो कॉल्स ले रहा था मेरे ख्याल में जो कॉल्स आ रही थी, हाँ, वो नंबर ऑफ क्वेरीज इन द नेक्स्ट मिनट पर मिनट के हिसाब से आपका रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, पीएमएफ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है लैम्डा का जी? लैम्डा का हाँ, तो क्या होगी? पीएमएफ क्या होती है? दिस इज प्रॉब्लम फॉर द डिस्क्रीट फंक्शन, इट्स फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इट्स जस्ट प्रॉब्लम। सो इसका मतलब ये है पहला कि पोसॉन लैम्डा पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब पता है बता दें क्या है? इसको टेक्स्ट में क्या ये है आपके समथिंग दैट डिफाइंस योर डिस्ट्रीब्यूशन और अ फंक्शन। सो शेप जो फिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एम और सी को फिक्स कर देता हूँ और फिर एक्स पे मैं रन कर दूंगा तो ये शेप कभी चेंज नहीं होगी, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। फॉर अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव दिस विड्थ एंड द मीन एंड देन सिग्मा, ठीक है, क्लियर? सो ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिकली जो आपने डिफाइन कर दिए होते। यहाँ पे बाय द वे यू डोंट, मतलब हमने अस्यूम किया कि हमें पता है, बट असल में मसला ये होता है कि हमें पता नहीं होता और हम उसे एस्टिमेट करना चाहते हैं। So this is lambda to the k e to the minus lambda. Please correct me if I'm wrong. This. ठीक है, सही हो गया। सिंपल क्या है, x इक्वल 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो k की जगह पे, राइट, और वो आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन अगर 3 निकालना है तो क्या करोगे? 0 1 2 प्लस हो जाएगा 3 तक। 1 minus. ग्रेटर देन, नॉट 1 माइनस वेरी 1 2 3 प्रिसाइजली। हाँ, कोई फॉलो, किसी ने सवाल पूछना तो पूछ ले प्लीज। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? They haven't studied it yet. मैं यही कह रहा। मसला ये है कि एक्सपेक्टेशन को there is no better way to talk about it other than define it. So basically ये आपका जो म्यू पैरामीटर है, अगर आप इस रैंडम वेरिएबल की, कोई भी रैंडम वेरिएबल, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन लेते हो, द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग द एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू द पैरामीटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज योर मीन। अच्छा, अब इसको ये होता क्या है? ये होता है ये इन्फिनिटी भी हो जाएगा तो मसला नहीं। क्या? दिस इज सिंपली इट। और ये डेफिनेशन है तो आप इस पे सवाल ही नहीं कर सकते क्योंकि मैं डिफाइन ऐसे कर रहा हूँ। मतलब ये बात क्लियर है? UI
is So the value. no, xi. Yeah. So this is the realization of your random variable. So assuming कि random variable multiple values ले सकता है 1 2 and given कि ये discrete random variable है तो ये ऐसे ही ले सकता है कि 1 2 till n, right? तो उसकी value multiplied by the PLF. Another way to simply think about it is कि अगर मैं आपको एक probability बता देता हूँ किसी चीज़ की और फिर आप उसकी weighted average ले रहे हो with respect to the probability that I have told you. So for example, given के class height के एक class है और उसके अंदर mean height मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5.10 है, ठीक है, और फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये एक random variable है और हमने 5 बच्चे sample किए, ठीक है, और उनकी heights आई हैं for example 5.9 5.10 sorry my bad जो मैंने आपको बताया है 5.10 वो तो मैंने ये बता दी एक्सपेक्टेशन क्या है, हाँ सॉरी। सो इमेजिन करो 40 की क्लास है, ठीक है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 बच्चे इकट्ठे करके रैंडमली मैं सेलेक्ट करूँ 5 बंदे और उससे मैं क्लास की एवरेज एस्टिमेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता है कि उसकी हाउ इज़ द हाइट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो आई विल जस्ट सिंपली टेक दोज पीपल्स हाइट्स 5.9 टाइम्स पी ऑफ जो भी हाइट है उसकी, मतलब एक्स आई, सो दिस वुड जस्ट बी 5.9 प्लस 5.10 टाइम्स पी ऑफ 5.10 एंड सो फोर्थ। बट अब मैं इसको ज़रा करना चाह रहा हूँ दूसरे तरीके के साथ, जो कि हमारा सवाल है उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मैं आपको PMF डिफाइन भी कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल पे वो डिफाइंड है 40 है, ठीक है, असल में who knows the height of like the question, it's a very difficult question if you think about it. पूरी पॉपुलेशन की मीन हाइट क्या है? कोई अगर आप साइमल्टेनियसली भी सबको मेजर करना शुरू कर दोगे तो यू कैन इमेजिन कि 0 से 1 सेकंड के दरमियान भी उनकी हाइट्स थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही। सो देयर इज नो एक्चुअल वे टू लाइक गेट टू अ वेरी इन्फिनिटली प्रिसाइज वैल्यू, राइट? सो यू बेसिकली यू एस्टिमेट इट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए क्या है? Solution for all the epsilon. Yeah. PMF multiply with x. So k times e to the minus lambda over k factorial times क्या था e to the minus lambda and lambda to the k. Does that make sense? Okay. ठीक हो गया। अच्छा, इसको करने के अब k equal to 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ऑल द फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर k equal to 0 भी है नहीं, बिकॉज ये टर्म ही 0 हो जाएगी ना, उसके लिए वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आई वांट टू कंप्यूट दिस थिंग ओवर हियर, ओके। कैलकुलस वाले तरीके से करें या डमी वेरिएबल वाले तरीके से करें? कैलकुलस, गुड, जबरदस्त। अच्छा, इसको देखो, सॉरी, लैम्डा टू द के, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अभी इसको बुला दो क्योंकि मैंने ये कह लो कि मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ टॉपिक से, बट इट्स अ ट्रिक, इट्स अ डिफरेंशिएशन ट्रिक व्हिच वुड मेक यू सी हाउ इजी इट इज टू सॉल्व, होपफुली। ये क्या है? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, वो ये है कि मेरे पास आई वांट टू मेक इट सो मेरा एक्सप्रेशन ना ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। क्या करूँ इस एक्सप्रेशन के साथ कि मेरा ये चीज़ बन जाए? E पावर में इस लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी तरह से नहीं, अभी सिर्फ मैंने ये बनाया,
देखो k मेरे पास ऑलरेडी है, लैम्डा मल्टीप्लाई करके बोल वेरी गुड. सो लैम्डा इधर भी मल्टीप्लाई हिट कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. उससे क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स d बाय लैम्डा k ओवर d बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा k लैम्डा इधर k छोड़ आ गया, वो उधर मल्टीप्लाई होके ऐड हो गया. तो अब ये जो चीज़ है ये मेरी इधर पड़ी हुई है, k टाइम्स लैम्डा टू द k. ठीक है. अच्छा, अब एक बात पहले मुझे बताएं, ये पूरी समेशन है, राइट. इसमें से मैं क्या चीज़ बाहर लेके जा सकता हूँ समेशन के? Very good. So I can take e to the minus lambda here. The rest is k times this e to the minus lambda. Oops, not minus lambda. Lambda to the k over k factorial, right? ठीक है. अच्छा, अब देखो मैंने किया क्या है. Like if you think about it, मैं k वाली टर्म्स को निकाल नहीं सकता, right? I can't take them out because it's a sum over k, which is why I can't take the terms of k outside. Hence, to solve that, I am trying to write this expression in terms of lambdas. So see, अब इसकी जगह पे मैं ये substitute कर देता हूँ. This becomes lambda times d by lambda k over d by d lambda over k factorial. Abhi tak everyone is with me? Okay, good. Now I can take this lambda outside as well, and this. Okay. उसके अंदर फिर आप डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें. यहाँ पे कर रहा हूँ अब मैं. So, I'm going to rewrite the expression. lambda to the power. Over a factorial. Is that correct? Yes, it is. Okay. So I can take this lambda outside. What else can I take outside? जब आप डेरिवेटिव ले लें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से एक लैम्डा एग्रीमेंट बाहर आ जाएगा. नहीं, but डेरिवेटिव तो मैंने ले लिया है ना ऑलरेडी. आई हैव टेकन द डेरिवेटिव, राइट. वो डेरिवेटिव भी तो लेके मैंने इसको ये बनाया है, राइट. आई डोंट वांट टू टेक द डेरिवेटिव अगेन, राइट, बिकॉज आई मेड इट सो. द रीजन आई डिड इट व्हाई, बिकॉज आई वांटेड टू टेक थिंग्स आउट फ्रॉम द समेशन इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मुझे पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट. उस वजह से आई कैन टेक दिस आउट और विद प्रैक्टिस भी हो जाता है. तो लैम्डा बाहर आ गया, प्लस ये एक लीनियर ऑपरेटर है डी बाई डी लैम्डा, जिसको मैंने बाहर ले लिया. अच्छा, अब ये क्या है, k equals 0 till n, sorry, infinity lambda to the k over k factorial. What is this? What is this sum equal to? This is just e to the lambda. ठीक है. आप e to the lambda को एक्सपैंड करो, आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. That's it. So from this, अब ये कितनी फिट बात है, मेरा सारा एक्सप्रेशन खत्म हो गया. e to the minus lambda times lambda d by d lambda of e to the lambda. ये क्या है, right? E power lambda. So e to the minus lambda, lambda times e to the lambda. ये मैं छोटा सा इधर लिख लेता हूँ. ये क्या बन गया? Yes. So it's the expectation. ये है असल में, ये चीज आती है. By the way, this is also
जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करोगे तो ये भी वहाँ पे भी आएगा, ये वही है बेसिकली ऑफ द मीन बेसिकली। ओके हाँ, तो आई थिंक ये सवाल हो गया है। वेरिएंस की भी बात कर लें, अभी इसको मिस करा दें, फिर काउंटिंग प्रॉब्लम कर लें। काउंटिंग प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। आप लोग आई वुड इनकरेज यू कि हम 2 मिनट वेट करें, और आप इसका एक सी पार्ट भी था जहाँ पे आपने बेसिकली वो मैंने इग्नोर कर दिया, बट इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। लैम्डा की पावर टी सब्स्टिट्यूट करनी है, वो जो है टी सब्स्टिट्यूट करनी है, वो इजी होगा। Starting off. हो गया? अच्छा, ये थर्ड पार्ट था, ये आप लोग तो आई थिंक ये मिल जाएंगे ट्यूटोरियल, राइट? Yeah. इसमें कोई खास नहीं है, बेसिकली स्केलिंग है और वो लैम्डा की पावर 3 अपलोड करनी है। आई मीन करना है तो कर भी देते हैं, This document will be shared. If you बस ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक। हाँ, अब इस पे आ जाते हैं काउंटिंग। अगर करना होगा तो लाइक इसके बाद हम कर लेंगे वो, बट आई वांट टू कवर द मैक्सिमम आई पॉसिबली कैन। तो पढ़ें जी सवाल, और अब आपने खुद इसको सॉल्व करना है। ये आप आराम से कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया वो उनमें से कोई बोले ना है, बट क्या सूरत हाल है, किससे हो गया है, किससे नहीं हुआ, क्या टाइम लगेगा थोड़ा सा? तो मैं एक सिमिलर प्रॉब्लम कर दूं। क्या है जी, इन हाउ मेनी वेज कैन यू, अच्छा जी आपने पैंट, आपके पास 5 पैंटें हैं, 3 शर्टें हैं, 4 हैट्स हैं। द नंबर ऑफ वेज यू कैन पिक आउट लाइक आउटफिट, बताएं जी। सो 5 shirts, 3 pants, 4 hats. Let's bring hat and back into fashion. तो बताएं जी, the number of ways you can pick. एक और तरीके के साथ आप इसी प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हैं। वो क्या है, आप रेस्टोरेंट गए हैं खाना खाने, ठीक है, एक मेन कोर्स है, एक डिज़र्ट है, एक स्टार्टर्स है।
उन्हीं के पास आपके पास 5 ऑप्शन उसकी हैं, 3 ऑप्शन इसकी हैं, इसकी हैं, क्या करें? हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू चूज? It's 5 times 3 times 4. so right. पहले के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और सारी ऑप्शंस इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. Does that make sense? Okay. So 5 shirts, 4, so forth. Precisely. However, now let's say कि अब आप अपने दोस्त के साथ गए हैं और अब आपके पास 5 एपेटाइजर्स हैं, सॉरी 5 स्टार्टर्स हैं, 3 मेन कोर्स हैं, बल्कि 3 भी ज़्यादा होते हैं, मेन कोर्स 10 कर लेते हैं. ये बात समझ आ रही है ना? एनालिसिस की मैं वो कर रहा हूँ तो. और 4 डिजर्ट्स. अब आपके पास नहीं, लेकिन अब आप दोस्त के साथ गए हो, दोस्त कहता है ब्रो तू ऑर्डर कर. राइट, कुर्सी है. तो अब आप ये भी चेक करना चाहते हो कि वैरायटी आए भाई खाने में, मतलब ये नहीं है कि मैंने जो कर रहा हूँ तू भी वही खा रहा. सो फॉर एग्जांपल एक्चुअली डजंट रियली मैटर, क्योंकि वो फिर एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी और फिर उसमें सोचना पड़ेगा. तो मेन आइडिया ये है कि आपने 2 चूज करने, ठीक है? तो 5 चूज 2, राइट? 5 में से 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 चूज 2, 4 चूज 2. ठीक हो गया? अब ये प्रॉब्लम करा. तो पहला क्या है जी? 40 choose 20 multiply by 60 choose 20. वेरी गुड. सी तो 40 एग्जाम्पल्स हैं y की और उसकी, अच्छा 0 की और उसकी, टोटल 100 है. आपने बनाना है 20 फ्रॉम ईच क्लास, सो 40, राइट? तो 20 और 20 दोनों में से लेनी है, तो 40 चूज 20. ठीक है? इट्स द काउंटिंग प्रिंसिपल. जी Very nice question. जी जी प्लीज. How do we know we need to multiply by it? जी How do we know we need to multiply by it? बिकॉज ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि ये प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या चक्कर है, राइट? ऑलवेज गो टू द वेनिला प्रॉब्लम्स जो सबसे सिंपल होती हैं. कॉइन टॉसेस, राइट? अगर 2 चीज़ें इंडिपेंडेंट हो तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हेड की प्रोबेबिलिटी, हाँ, अगर आपने लेट्स से कार्ड्स पिक करने हैं या कुछ भी काम करना है, इसके लिए हम प्रिसाइजली बात कर देते हैं, आपने फ्लिप्स करने हैं, ठीक है? जिस तरह आप उधर हेड से मल्टीप्लाई करते हो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट ट्राई, लाइकवाइज ऑन द सेकंड ट्राई एंड सो फोर्थ. दैट्स इट. इसकी जो असल रीज़न है, आई थिंक प्रॉबेबली ये लोग वो पढ़ेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? कि बेसिकली अगर आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो अगर आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो आप मार्जिनल्स को आप प्रोडक्ट लिख सकते हो एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट. तो दैट्स इट बेसिकली. तो वो ये होता है, आप देख भी लोगे ये. Just adding on to what Hamza said, the one rule of thumb which I personally follow is कि it's simple linguistics. जहाँ पे and आ जाए ना, ठीक है, तो 2 चीज़ें इकट्ठी होएंगी, यूँ वहाँ पे एक rule of thumb बन जाता है कि you're supposed to multiply. जहाँ पे 2 चीज़ें mutually exclusive हैं या और है कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकते हैं. There are multiple scenarios which are not happening at the same time. वहाँ पे आप प्लस करते हैं. ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो, इजी सी. Marginal का मतलब क्या होता है? जी Marginal. मार्जिनल
मार्जिनल ये है कि ओके आई थिंक वो पढ़ोगे आप जॉइंट वाले अभी पढ़ेंगे। बट मेन आइडिया ये है कि जो आप इसकी पीएमएफ बनाओगे तो ये इमेजिन करो एक मैट्रिक्स है राइट उसके कुछ एलिमेंट्स हैं ओके Basically, we are taking the probability of two events occurring together. मैं बताने लगा ये जो चीज़ है ये मार्जिनल है क्यों क्योंकि ये ऐड ऐसे होगी j इक्वल्स 1 टिल n इसके ऊपर ये पे सम कर दोगे सो बेसिकली यू कैन इमेजिन कि अगर आपका रैंडम एक वेरिएबल x यहाँ पे है ठीक है और x ऐसे रन कर रहा है y ऐसे रन कर रहा है और मार्जिन्स के ऊपर ये वाले नंबर्स जो इनको ऐड करके आते हैं इसलिए उसका नाम भी बाय द वे मार्जिनल डाला होगा क्योंकि मार्जिन्स पे आ रही होती है सारों को ऐड करके सारों को ऐड करके ठीक है अगला हाँ आपने अब आपने वो कर लिया काम आफ्टर ट्रेनिंग यू वांट टू मैन्युअली इंस्पेक्ट 5 ट्रेनिंग एग्जांपल्स ऑर्डर मैटर नहीं करता परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है Permutation. परम्यूटेशन है नहीं, combination. ऑर्डर मैटर नहीं करता तो Combination. कॉम्बिनेशन राइट इसका अच्छा मैंने एक जो गिमिक रखा हुआ है जो कि आई ऑलवेज हैव टू वॉक थ्रू इट्स आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप याद करें बट जो मुझे दिमाग में मैं हमेशा जब भी जाना होता है ना तो आई डू दिस PIOC permutation is ordered combination तो बाय डेफिनेशन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें करेगा ठीक हो गया और बाय द वे एक और बात भी आप बता सकते हो जहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा उसका आंसर छोटा होगा या जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वहाँ पे छोटा होगा जहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है जहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है वो बड़ा होगा राइट पाकिस्तान इंडिया इंडिया पाकिस्तान अगर दोनों में पॉसिबिलिटीज अकाउंट फॉर कर रहा हूँ तो वो बड़ा हो जाएगा ठीक और इसकी बेसिस पे बाय द वे कॉम्बिनेशन के लिए ज़्यादा टर्म होती है डिवाइड करके so basically this right NCR होता है n फैक्टोरियल यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता तो आप करते हो n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल so you can imagine कि ये डिनोमिनेटर में एक टर्म ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से आंसर छोटा है परम्यूटेशन में ये नहीं होता वो टर्म ही नहीं आती और ये बाय द वे उसी फॉर्मूले से दोनों सवाल होने सो इधर पहले वाले में आप क्या होगा आफ्टर ट्रेनिंग 40 choose 5 वेरी गुड सो 40 5 35 4 5 राइट और इधर क्या हो जाएगा 40 सॉरी 40 35 फैक्टोरियल ये बात समझ आई या नहीं आई नहीं आई ये आप पहला पार्ट समझ आ गया ओके सेकंड पार्ट क्या है अब आपके पास 40 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं राइट और आपने मैन्युअली उनमें से इंस्पेक्ट करना है 5 ट्रेनिंग सैंपल्स राइट तो n is the total number that you have which is now 40 r is the things that you want to choose so NCR ऑर्डर मैटर नहीं करता इसलिए कॉम्बिनेशन है और ये हो जाएगा बेसिकली 40 फैक्टोरियल over 35 which is 40 minus 5 factorial times 5 factorial so this is just 40 factorial over 35 factorial 5 factorial clear and likewise permutation के लिए खाली 40 factorial over ये क्वेश्चन 3 है 40 minus 5 factorial जी परम्यूटेशन करने में क्वेश्चन 3 को लेके जी 35 another way to think about this permutation is what the counting principle ये क्या है असल में ये C part में
इट्स जस्ट 40 टाइम्स जो आपने किया था काम. इट्स द काउंटिंग. मेन जो चीज़ है ना एट द एसेंस वो काउंटिंग प्रिंसिपल ही है, ठीक है, बट उसकी वेरिएशंस आ जाती हैं. खैर वो अलग बात है, पर मेन ये आइडिया है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 times 39 times 38 times this times 38. ठीक है. अगर आप वो करना है उसका बी पार्ट जो पहले वाले का तो वो भी बता देंगे आप लोग का टाइम है इजी से. क्या ये ऑर्डर के अलावा सब मतलब मैटर द मेन थिंग इज कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वो कि चूज़ है तो पहली बात है ऑटोमेटिक ही नहीं कर रहा. हाँ ऐसे देख चूज़ कह रहा है तो ऑटोमेटिक. सेकंड में भी ऑटोमेटिक. वो सी पार्ट अगर कहते हैं आप लोग तो वो करा देता हूँ. सिंपल है लेकिन इफ यू गाइस वांट मी टू कवर इट और वेरिएंस वाला नहीं हुआ फिर मैं हाँ वो हमें क्या अभी नहीं बात. और तो थर्ड पार्ट क्या है. पहले वो आपने कर लिए हैं. लेट द नंबर ऑफ क्वेरीज इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स वो है. सो बेसिकली अब वो कह रहा है कि वाई let y be the number of queries in the next 10 minutes. ठीक है. Assuming arrivals follow a Poisson distribution with rate 3 per minute, what is the distribution of y? What are e of y and v are variance of y? ये काम जैसे exactly वो हुआ था वही है, कोई फ़र्क नहीं. सिर्फ ये है कि आपने स्केलिंग करनी है लैम्डा की. वो क्या हो जाएगा? और ये बाकी भी वैसे हो जाएंगे. सिंपल है. लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे. वहाँ पे 3 थी यहाँ पे 30 है. ये बात समझ आई नहीं आई? सो अब 10 मिनट्स की बात हो रही है ना. 3 queries. Let y be the number of queries in the next 10 minutes. इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया. That's it. Clear? Yes. All good? If you guys have any questions, I think Hamza is there for 5 minutes. Yeah. You guys can come forward and ask. Otherwise, you will allow. ये 3 वाला नहीं है काउंट होगा. 3 वाला नहीं होगा बट 2 वाले तक होगा. अगर ये ग्रेटर देन 3 होता तो 3 वाला होता. लेकिन इनसे भी 3 पॉइंट्स बताने यही मतलब है जिसकी वजह से ना किया लेकिन एग्जैक्टली है किस पर Because वो लेकिन अभी टू पे भी नहीं है. समझ रहा हूँ. हाँ, ठीक है. Assume clear to so it's 2 to 1. अच्छा पहले कंफर्म करके बताएंगे लेकिन सर आठ में 1.5 और 1. हाँ 1.5 अब ये जो पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा है सलाड ही लाओ. लेकिन अगर जो चेक कर रहा है उसको तो ना पता वो हो. हम आपस में मतलब ये कि इसकी जो लेंथ है अच्छा उन्होंने आखिरी अच्छा उन्होंने आखिरी बात की बात जब उनकी जो आखिरी प्रोबेबिलिटी बात 1/8 आ रही है ये 1 ये सिर्फ एक है. कुछ मैंने कहा देखेंगे उन्होंने अपडेटेड वीडियो देखा अपडेटेड वीडियो में था उन्होंने मुझे ये बोला
कि आप carefully सिर्फ read ये बात करें, you are करिए being कि कौन सा range of हिस्सा value. अब range of value से मुराद यहाँ क्या पे है? कंडीशन जब मेरे पास exactly points आएंगे तो मैं यहाँ पे आप सिर्फ ये कह रही हो कि जो अगर exact points तो सारे हेड्स हैं तो पहला भी हेड हो वो इनमें से कौन सा है सो यू आर लुकिंग फॉर फर्स्ट हेड इन ऑल थ्री हेड्स find the next वो one. ये amongst all of these which is why you मुझे आखिरी बात समझ नहीं आई, मैंने ओके तो कह दी लेकिन जो आखिरी ये बात समझ आई नहीं है उसके बाद मैं आगे समझने लगी थी, बताया। वो देखो वो तो ऑलरेडी हम रिपोर्ट कर रहे हैं जब हमने बात की मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी है, रेंज ऑफ वो वैल्यूज इस तरीके से ऐसा वाई के बाद होगी तो हम बताएंगे यहाँ पे कि हमारी लाइन ये जो चीज़ आप कह रही हो हाँ। इंटरसेक्शन है सो यू कैन इमेजिन इट कि ये एक हेड है और ये फर्स्ट हेड सो अब ओके इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं ओके यहाँ पे वैल्यू आएगा अगर लेट्स से हमें ये नहीं पता कि नेगेटिव क्लास है पॉजिटिव क्लास है, मैं अज्यूम कर लेती हूँ ये लाइन 1 1 पे हाँ तो फिर इससे ऊपर अगर मैं एक सेट बनाऊँ तो रेंज ये कि फर्स्ट हेड का सेट तो वो देखते हैं एस तो वो देखते हैं जो हम उसके हाइपर पैरामीटर और मार्जिन के बीच में जो मार्जिन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर वो है चार आते हैं तो उस नोट वेक्टर ये वाला में से हाँ हाँ अब आप डिवाइड जो करना चाह रहे हो आपके एक बार का 4 होना चाहिए राइट कंडीशनल से वो आपके पहले कर चुके हो अगर आपको इस यहाँ पे सिर्फ ये बेस्ट मार्जिन देखते हैं ऐसे होता है। Find the range of values such that it is linearly separated. वो जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक है बट पॉसिबिलिटी सब सारी हैं बिकॉज आप बात ये बात ही समझ हम इसमें मार्जिन हाँ मार्जिन में तो देखने की जरूरत नहीं है इस पे कोई कंडीशन नहीं है ये नेक्स्ट एक्सिस में जब तक ऊपर होएगा मतलब ये कि जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें कितने पड़े हैं आउट ऑफ एवरीथिंग बिकॉज प्रोबेबिलिटी सो 1 Hamza, this is the running story.